अगला टॉपिक है हमारा तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तो तापमान परिवर्तन के प्रभाव तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास गलनांक बिंदु, दूसरा है हमारे पास क्वथनांक बिंदु और तीसरा है हमारे पास ऊर्ध्वपतन या निक्षेपण। तो हम बात करेंगे गलनांक बिंदु के बारे में। गलनांक बिंदु होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं गलनांक बिंदु। कोई भी तापमान है, कोई भी हमारे पास पदार्थ है, कोई भी हमारे पास ठोस है, जिस टेम्परेचर पर आकर वह द्रव में पिघलकर द्रव में बदलना शुरू होता है, वह कहलाता है गलनांक। कोई भी है, जैसे हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ का गलनांक पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। बर्फ़ का गलनांक पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है। ऐसे ही लोहे का अलग है, और जितने भी अलग अलग जो पदार्थ हैं, ठोस है, सबका गलनांक पॉइंट अलग अलग होता है। इसका अगला इसी में ही एक अगला पॉइंट है संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा। ये क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा। इसका मतलब क्या है कि जितना भी वायुमंडलीय प्रेशर, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जो हमारे वातावरण में प्रेशर है, दबाव है, उस पर अगर हमारे पास 1 किलो ठोस है, बर्फ़ है या कुछ भी है, तो उसके गलनांक पर जो द्रव में बदलती, जिस पॉइंट पर वो द्रव में बदलती है, जिस एनर्जी पर, उसको बोलते हैं हम संगलन की प्रस्तुत। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है, ये सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या है, हमने बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए। अब बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, ये छड़ी है जिसे हम बर्फ़ को हिलाते हैं, ये एक थर्मामीटर है जिससे हम टेम्परेचर मापते हैं। तो हमने क्या किया, नीचे से आग लगाई, हीट दी, ऊष्मा दी इसके लिए। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा, बर्फ़ का टेम्परेचर -3 -4 होता है ऑलमोस्ट, बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं होता है। तो जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, जैसे ही इसका टेम्परेचर, अब आप देखते हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे -3 से -2 पे आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा, फिर किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि टेम्परेचर 0 से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी बर्फ़ इस पानी में, पूरी बर्फ़ का पानी ना बन जाए, पूरी बर्फ़ का द्रव ना बन जाए। अगला पॉइंट है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, किसी द्रव का वह तापमान जिस तापमान पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम क्वथनांक बिंदु। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे एग्जाम्पल एक बीकर है, इसमें हमने वाटर रखा है, पानी इसके अंदर है। तो इसको हम हीट देंगे, जब पानी को हीट देंगे तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पानी का नॉर्मल पानी का टेम्परेचर में भी 50 डिग्री समथिंग होता है। तो जब पानी भाप बन के उड़ना स्टार्ट होता है तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब हम इसको पानी को हीट देंगे नीचे से, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहले 50 है, 60 होगा, 70 होगा, 90 होगा और फिर 100 पे हो जाएगा। हम क्या देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर के रुक जाता है और यहाँ से आगे तापमान बढ़ता नहीं है। अब क्यों नहीं बढ़ता है, उसके लिए वाष्पीकरण गुप्त की ऊष्मा है, ये टॉपिक है। वायुमंडलीय दाब पर प्रेशर, दाब मीन्स प्रेशर, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये 100 डिग्री से
आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इसको गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा यह इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो इसमें क्या होगा कि भाप बन के गैस बन के उड़ने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम क्वथनांक बिंदु। तो अगला पॉइंट है हमारा तापमान परिवर्तन के प्रभाव। इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। कोई भी हमारे पास पदार्थ है वह ठोस अवस्था में है, अब वह बिना लिक्विड बने, बिना द्रव अवस्था में आए वो सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। दूसरा है निक्षेपण। निक्षेपण क्या है? ये ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है? ये गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। हमारे पास गैस है और गैस से सीधे क्या बन जाता है? गैस से सीधे क्या बनता है? ठोस। तो उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस, और यह किससे बनता है? ये ठोस से, ऊर्ध्वपातन किससे बनता है? ठोस से अवस्था से सीधे किस अवस्था में बदलता है? सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और जो गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलता है उसको बोलते हैं निक्षेपण। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की है। एक्टिविटी क्या है? हमारे पास एक फनल है और हमारे पास एक बर्नर है। यहाँ पर एक चाइना डिश है। तो हमने क्या करा, इसमें चाइना डिश पर हमने क्या कर दिया? अमोनियम क्लोराइड रख दी। नीचे से हमने इसको ऊष्मा दी। जब हमने इसको ऊष्मा दी तो ये अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा? ये सीधे बिना लिक्विड बने, बिना इसका द्रव बने सीधे गैस में बदल जाएगा। और ऊपर से हमने कॉटन लगा दी, इसको बोलते हैं रुई, ताकि जो इसके अंदर गैस बनी है वो बाहर ना निकले, इसी के अंदर रहे। तो इस अवस्था को जब अमोनियम क्लोराइड ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल रहा है तो इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वपातन। अब क्या करते हैं, हम इस बर्नर को बंद कर देते हैं और जो इसके अंदर गैस है उसको क्या करते हैं? ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये गैस ठंडा होता है तो यहाँ पर ये सॉलिड बन जाते हैं, यहाँ पर इसके चिपक जाता है। तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम? निक्षेपण। क्यों? क्योंकि यह सीधे गैस अवस्था से, गैस में से सीधा किस में बदल रहा है? ठोस में बदल रहा है। तो इसके कई उदाहरण, कई पदार्थ होते हैं, कुछ के हमने एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड का भी हमने एग्जाम्पल देखा है, और एक कपूर होता है, एक होता है नेफ्थलीन की गोलियां। नेफ्थलीन की गोलियां क्या होती हैं कि जिन्हें हम कपड़ों में रखते हैं, लंबे समय के लिए जब हम कपड़े रख देते हैं कहीं पर, तो ताकि उनमें कीड़े ना लगें, तो उनमें कौन सी गोली रखी जाती है? नेफ्थलीन की गोली रखी जाती है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो अब हम जानेंगे पदार्थ की तीन अवस्थाएं। हमने पढ़ा है पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, द्रव, गैस और ठोस। तो पदार्थ जब अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, दूसरी अवस्था में जाता है, तो किस प्रक्रिया के तहत होता है? आओ उसको अब जानते हैं। हमारे पास हमारे पास पदार्थ है, द्रव है हमारे पास, गैस है हमारे पास, और ठोस है हमारे पास। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है तो उसको बोलते हैं हम संघनन प्रक्रिया। कोई भी पदार्थ है जब ठोस से द्रव में बदलता है तो संघनन प्रक्रिया के द्वारा बदलता है। दूसरा है हमारे पास द्रव से गैस में बदलना। एक पदार्थ द्रव है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, जल है, द्रव है हमारे पास, जब वो गैस में बदलता है तो उसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण। अगर पदार्थ गैस अवस्था में है, गैस है, और वो सीधे ठोस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? गैस से जो सीधे ठोस अवस्था में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। और इसका उल्टा क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। जब पदार्थ
ठोस अवस्था में होता है और ठोस से सीधे वो गैस में बदलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ये भी हमने अभी पढ़ा था। जब पदार्थ गैस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। और जब पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? जमना। जैसे हम पानी, हमारे पास पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या होता है? बर्फ जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जमना। भाई जम गई बर्फ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जमना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अब से पहले में पढ़ा था तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तो अब पढ़ेंगे हम दाब परिवर्तन के प्रभाव। दाब परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में, फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यदि तापमान घटाने पर यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, तापमान घटाकर सिलेंडर में हम गैस डालें और उसको दबाव डालें, दाब पर उसको संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास, अगर हमारे पास गैस है, गैस के तापमान को घटाकर अगर उसमें दबाव डालें, हम दाब डालें यानी कि प्रेशर डालें, तो गैस को लिक्विड फॉर्म में हम बदल सकते हैं, गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास सिलेंडर है, तो एक ये सिलेंडर ये है, तो इसमें क्या है? गैस है, और हमने इस पर जो दाब है, प्रेशर है, वो कम लगा रखा है अभी। जैसे ही हम इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, तापमान कम करेंगे, प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, तो क्या होगा कि ये कण, जो गैस के जो कण हैं, वो क्या करेंगे? वो पास आएंगे, एक दूसरे क्लोज आएंगे, नज़दीक आएंगे, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। और प्रेशर करेंगे और दाब लगाएंगे और ज़्यादा, इस पर दाब लगाया हमने, इस पर दाब लगाया नहीं, ये तो गैस था, इस पर दाब लगाया हमने तो लिक्विड बन गया, द्रव बन गया। और इस पर दाब लगाएंगे और ज़्यादा दाब लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ठोस। इसके कण और ज़्यादा नज़दीक आएंगे और ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। अगर हम जो गैस है हमारे पास, इस पर एकदम से ज़्यादा दाब लगा देते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, तो डायरेक्ट गैस डायरेक्ट ठोस भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं। दाब बढ़ने से कण नज़दीक आते हैं। जब हम दाब बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कण क्या आते हैं? नज़दीक आते हैं। तब कण नज़दीक आएंगे तो लिक्विड बनेगा, और ज़्यादा दाब लगा दिया तो लिक्विड से गैस से डायरेक्ट ठोस में भी बदल जाएगा। दूसरा क्या है? दाब घटाने से कण दूर जाते हैं। हमारे पास ये सिलेंडर है, अभी ठोस अवस्था में है। अगर हम इसे क्या करें? ठोस से गैस अवस्था में क्या लाना चाहें तो क्या करें? इसकी दाब को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो फिर ये क्या आ जाएगा? ठोस से सीधे गैस में आ जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एलपीजी गैस है जो हम रसोई घर में यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में क्या होता है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है हिंदी में जो एलपीजी गैस को क्या बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं? इसको सिलेंडर में डालते हैं। इसमें सिलेंडर में इसको दाब दे करके, तापमान कम करके, दाब दे करके इसको सिलेंडर में डालते हैं, तो सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में होती है, जो गैस होती है लिक्विड फॉर्म में होती है। उसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम गैस से, अगर हम इस पर ज़्यादा दाब डालते हैं तो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठोस अवस्था में चेंज बदल जाता है। अगर इस पे प्रेशर कम करें, दाब कम करें, तो ये क्या हो जाएगा? ठोस से सीधे गैस में हो जाएगा। लिक्विड नहीं होता है क्योंकि इसको शुष्क शुष्क बर्फ कहा गया है। ये शुष्क बर्फ होती है, लिक्विड नहीं बनते, तो गैस या फिर इसको ठोस बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा तापमान परिवर्तन के प्रभाव।
अगला टॉपिक है हमारा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो वाष्पीकरण क्या होता है कि यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। कोई भी सतह है, उस पर होने ऊपरी फर्स्ट लेयर होती है, ऊपरी लेयर, उस पर होने वाली ये क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कारण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदल जाता है। तो इसमें वर्ड आया क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है, हम पढ़ चुके हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है कि जो पानी है उस जिस पर जिस टेम्परेचर पर पानी गर्म होकर उबल कर भाप में तब्दील हो जाता है, भाप में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्वथनांक। तो ये बोल रहा है क्वथनांक से नीचे नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प बदल जाता है। हमारे पास नॉर्मल वाटर है और क्वथनांक टेम्परेचर से वह और निचली सतह पर है, 50 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पर है। उस पर जब कोई लिक्विड, जो पानी भाप में यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। हमारे पास गिलास है, इसके अंदर हमने पानी भरा और पानी भर करके हमने यह किसी टेबल पर कहीं भी सुरक्षित जगह रख दिया जहां इसको कोई छेड़खानी ना करे। उसके बाद हम क्या देखते हैं? हम इसको इवनिंग में फिर देखते हैं, पूरे दिन यह रखा रहेगा, उसके बाद इवनिंग में हम इसको देखते हैं, तो क्या देखेंगे कि जो पानी का लेवल है वो नीचे हो गया। पानी का जो लेवल है वो नीचे हो गया। ऊपर का पानी कहाँ गायब हो गया? यह क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया पानी। इतना भी है। तो वाष्पीकरण किन किन कारणों से हुआ है? आइए, हमने कुछ ऐसे कारक लिखे हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। पहला है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? जो वाष्पीकरण होता है वो जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कप है, इसमें क्या है? चाय है, और मेरे पास एक प्लेट है। जो कप में वाष्पीकरण ज्यादा होगा या प्लेट में वाष्पीकरण ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, कप के अंदर क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। और प्लेट में चाय जल्दी ठंडी होगी, कप में देर से ठंडी होगी। तो यह है हमारा सतह का क्षेत्रफल, और इसमें दिया गया है कि यह सतह पर होने वाली क्या है? प्रक्रिया है, जो सतह पर प्रक्रिया होती है। दूसरा है हमारा तापमान। दूसरा क्या है? हमारे तापमान है। तो जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, ज्यादा तापमान होगा ज्यादा वाष्पीकरण होगा, और कम तापमान होगा तो कम वाष्पीकरण होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमने हमने 2 गिलास पानी लिया, इसको रख दिया हमने गर्मी में, बाहर रख दिया, इसको हमने रख दिया सर्दी में, बाहर कहीं पर भी। तो हम देखते हैं कि जो इन गिलास का वाटर लेवल है, जहां पहले इनका हम मेजरमेंट कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि जो गर्मी में रखे हुआ गिलास है, जो तापमान में रखा हुआ है गिलास पानी भर करके, उसका जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा, और जो सर्दी में उसका वाटर लेवल कम नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में तापमान ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा तापमान रहेगा तो ज्यादा वाष्पीकरण भी होगा, और कम तापमान रहेगा तो कम वाष्पीकरण होगा। तो ये था हमारा तापमान का। अगला पॉइंट आता है हमारा आर्द्रता का। आर्द्रता को बोलते हैं नमी। जो हवा में नमी होती है, तो जब ज्यादा हवा के अंदर ज्यादा नमी होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। और जब हवा में कम नमी होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। इससे हम एग्जांपल ले सकते हैं। सर्दियों में हवा भी चलती है, हम कपड़े सुखाते हैं, हवा भी चलती है तो कपड़े लेट से सूखते हैं, क्योंकि जो सर्दियों में हवा चलती है उसमें आर्द्रता होती है, उसके अंदर नमी होती है। लास्ट है हमारा वायु में गति। जितनी तेज वायु होगी इतनी ही तेज क्या होगी? वाष्पीकरण होगी। दूसरा एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने आर्द्रता के लिए आया था, कि हम जब कपड़े सुखाते हैं, जब हवा ज़्यादा तेज चलती है तो क्या होता है?
कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दी क्या होता है, वाष्पीकरण होता है गर्मियों में, जब हवा के अंदर आर्द्रता कम होती है उस केस में। तो ये था हमारा